ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। ऑपरेशन सिंदूर में देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, आतंक के अड्डे ध्वस्त किए, 1 दर्जन से ज्यादा एयरबेसेस तबाह किए। पाकिस्तान भी मान रहा है कि भारत के हमले में उसे नुकसान बहुत हुआ है। जवानों के साहस, शौर्य और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। अब तैयारी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की, और इसी के लिए देश के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कोने कोने में जाकर पाकिस्तान के पाप की कहानी सुनाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के फतेह का सच दुनिया तक पहुंचाएगा। तो एक तरफ तो हमारी सेना की वीर गाथा है और दूसरी तरफ देश में राजनीति जोरदार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान और उस बयान को लेकर सियासी हंगामा बरपा है, जिसमें विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को साफ कर दिया गया था कि सिर्फ आतंकवाद के अड्डे भारत के निशाने पर हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सेना इससे दूर रहे। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने भारत की यह सलाह नहीं मानी। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसी बयान को बड़ा मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना अपराध है। आखिर ऐसी जानकारी विदेश मंत्री जयशंकर ने किसके कहने पर पाकिस्तान को दे दी, और ऐसा करने से भारत को कितना नुकसान हुआ, ये वो सवाल हैं जो राहुल गांधी अब पूछ रहे हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर पलटवार किया जा रहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो महादंगल में आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राजनीति के मैदान से हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन शुरुआत बयानों के इस दंगल से। I think देखोगे ना तो एक कतरा देशभक्ति का कम नहीं होगा विपक्ष के लोगों में। पूरा देश अपने देश की जो रक्षा नीति है उस पर गर्व कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी सब पे सवाल उठा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने तो झंझारपुर में कहा था ऐसे जवाब देंगे जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने न की हो। तो हमने तो देखिए, अब इन्हीं बयानों के जरिए आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से राजनीति जो है उसका पारा हाई है। और विपक्ष की तरफ से सवाल ये पूछा जा रहा है कि साहब राहुल गांधी इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, कि राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए ढाल बन रहे हैं। ये वो सवाल है जिसको लेकर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं हम। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, मैं आपका परिचय करा देती हूँ। शाहजेल में बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जोड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, संघ विचारक राकेश सिन्हा जी भी आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ आरजेडी की तरफ से अनवर पाशा प्रवक्ता पार्टी के, वो भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। शाजिया आ गई हैं, तो शाजिया से ही अब शुरुआत कर लेते हैं और पहले शाजिया से समझते हैं कि शाजिया, ये जो बयान विदेश मंत्री का सामने आया, इसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से कुछ सवाल खड़े किए गए। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि
जो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि साहब हमने पहले पाकिस्तान को इस बाबत चेतावनी दे दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर कार्रवाई करेंगे और जो सेना है पाकिस्तान की वो इससे दूरी बनाए, पर उन्होंने हमारी ये नसीहत नहीं मानी। तो क्या ये जानकारी देना पाकिस्तान को जरूरी था शाजिया इल्मी? मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये रुमाना जी, और आपके ज़रिए ना सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता से या जो भी उनको मानने वाले हैं और उस पूरे इकोसिस्टम से, जो ये समझता है कि भारत को एक जिम्मेदारी के साथ ये कहना पहले से कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या आतंकवादी जो हेवन्स हैं या अड्डे हैं उसी पर कार्रवाई होगी, ना कि सिविलियंस पर। ये कोई भी जिम्मेदार ग्लोबल पावर जो होता है वो ऐसी बात करता है। और क्या जयशंकर जी, जो बहुत ही हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित विदेश मंत्री हैं, उनको कोई समझ या नसीहत कांग्रेस पार्टी देगी? और अगर उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हेवन्स पर, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर निशाना दागेंगे, तो आपको लगता नहीं है कि कितनी उसकी अहमियत बढ़ जाती है और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ती है एक अटैक से पहले दुनिया भर में, कि वो जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, और वो भी जिम्मेदारी के साथ। आप कह रही हैं कि जिम्मेदारी और बदमाशों के, आप ये कह रही हैं कि जिम्मेदारी के साथ हमने ये काम किया और जिम्मेदारी के साथ भारत की तरफ से ये सूचना पाकिस्तान तक पहुंचाई गई। तो मतलब ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले तक हम ये मान रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना भारत का सहयोग करेगी, इसीलिए हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ उन तक ये संदेश पहुंचाया। शाजिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जब हमारे पर हमला हुआ, जब पहलगाम का पूरा अटैक हुआ, जब हमारे सिविलियंस को अटैक किया गया, और उस तब से अब तक जो भी कार्रवाई भारत ने की है वो हमेशा संतुलित, समझदारी के साथ, मेजर्ड और डिजिटल प्रेसिशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर नहीं, ना ही सिविलियंस पर, बल्कि आतंकवादी अड्डों पर और हेडक्वार्टर्स पर केंद्रित और टारगेटेड की गई है। मैं ये कह रही हूँ, और वो बात पहले भी रखी गई, वो बात बाद में भी रखी गई, वो बात दौरान में भी रखी गई, और वो बात आइंदा भी रहेगी कि जब जब टेरर की बात होगी तो टॉक्स नहीं होगा, जब जब खून होगा तो पानी के समझौता। अब मैं आलोक जी के पास, ये बहुत ही क्लियर है। अब मैं आलोक जी के पास चलती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। मतलब ये जो किया गया, मतलब वो मेजर्ड रिस्पॉन्स, प्रीएम्प्टिव रिस्पॉन्स, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से जो सेना ने जवाब दिया, सिर्फ आतंकवाद के अड्डों पर हमने निशाना साधा, हमने ना सिविलियंस को टारगेट किया, ना हमने सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान में टारगेट किया। ये हमने बार बार क्लियर किया जब सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। हम ये सब सुनते थे, देश इस बात को सुनता भी था और गौरवान्वित भी महसूस करता था। लेकिन यहाँ जो विपक्ष की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि सेना ने जो किया उसको लेकर सवाल नहीं है, लेकिन सेना ये करने जा रही है, ये पहले ही हम पाकिस्तान को क्यों बता रहे थे, इसको लेकर सवाल है। हम पाकिस्तान को ऐसा समझ रहे थे कि वो हमारा सहयोग कर देगा, मतलब हमने पाकिस्तान को इतना कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की क्या? मुझे मैं ये लगता समझना नहीं चाह है। रही हूं। जी जी, देखिए, नहीं, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारा विपक्ष पूरी तरह से ना सिर्फ कायर और बुज़दिल और पाकिस्तान परस्त है, कि वो भारत के भी सैन्य शक्ति पर सवाल उठा रहा है। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हमला नहीं करना चाहिए था, उनके पास तो न्यूक्लियर शक्ति है। आतिशी मर्लिना तो ये कह रही थी क्या कुछ किया, पाकिस्तान ने तो माना ही नहीं कुछ हुआ है। तो इस तरह के लोग हैं। तो ज़्यादा ये लोग जो बोलते हैं, जो जिनको भारत से एक तरह से नफरत है, जो चाहते नहीं ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो, क्योंकि कामयाब होगा तो वाहवाही होगी प्रधानमंत्री की। चलिए, वैसे तो पूरा विपक्ष जो है वो बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि साहब हम सरकार के साथ हैं, और हर कोई सेना जिस तरीके से कदम उठा रही थी मजबूती के साथ सेना के साथ खड़े होने की बात कर रहा था। लेकिन आपने जो जवाब दिया, अब मैं वो जवाब लेकर आखिरी बात आपने मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए, आप ये देखिए कि देखिए, सबसे जरूरी बात, जब एक पूरा डेलीगेशन तैयार किया जाता है और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बाकायदा जब लीडरशिप के रोल पर शशि थरूर को आगे रखती है, वो इंसान जो अनुभवी है,
संयुक्त राष्ट्र में 3 दशक का जिसका करियर रहा है, वो एक ऐसा इंसान जो सब लोग जिसका वर्चस्व समझते हैं और जिसकी समझ है मानते हैं जी। उसके बजाय गौरव गोगोई का नाम खड़ा करता है। हाँ। गौरव गोगोई कौन है? जिनकी पत्नी पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के हेड के साथ काम कर चुकी है, ठीक है, उस एनजीओ का हिस्सा रही है। ठीक है, अब अगर इन बातों पर जाएंगे, हमारा मुद्दा भटक जाएगा। पूछना चाहिए और जवाब किसको देना चाहिए? आप विपक्ष की नीयत को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। नहीं, मैं समझ गई। ठीक है, ये आपके लिए मुद्दा है, लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा वो बयान है जो विदेश मंत्री की तरफ से, हाँ तो आपने जवाब दिया उस पर, लेकिन मेरे लिए जो मुद्दा है वो विदेश मंत्री का बयान, विदेश मंत्री के बयान पर राहुल गांधी का सवाल, और उस सवाल के बाद जो सियासी आर पार जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब राहुल गांधी पाकिस्तान की ढाल बन रहे हैं। अब मैं चल रही हूं जरा आलोक शर्मा जी के पास, दर्शकों को लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं। आलोक जी, आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हम जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से एक कार्रवाई करने जा रहे थे और उसको लेकर हमने पहले ये इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को कि साहब हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, तो ये तो हम जिम्मेदारी निभा रहे थे, इस वजह से हमने किया। फिर इस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी क्यों लगा रहे हैं? आलोक जी। देखिए, बड़ा विडंबना है कि देश के विदेश मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान भी है और जो उन्होंने किया है वो भी है। और दुर्भाग्य इससे भी ज़्यादा ये है कि कोई बीजेपी आकर स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कि भाई वो किसके कहने पर किया उन्होंने। क्या प्रधानमंत्री ने कहा था कि फ़ोन करके बताओ? क्या कैबिनेट का अप्रूवल था? क्या विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की कोई बातचीत? इतना प्रेम रखते हैं कि आपने पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहा। दुर्भाग्य है इस देश का कि बीजेपी की पूरी राजनीति पाकिस्तान के ऊपर चलती है। आज पाकिस्तान क्या नाम लेकर आप विपक्ष को कोसिए। अरे भाई, विपक्ष एक जिम्मेदार सवाल पूछ रहा है, उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दुर्भाग्य यह है कि एक फेल सरकार है, सरकार की फेल विदेश नीति है और एक फेल विदेश मंत्री है। डीजीएमओ से फोन आया, साहब इन्होंने मान ली उनकी बात। अभी तक हमारा यही स्टैंड है कि डीजीएमओ से 48 घंटे पहले ही फोन आ गया था हमारे पास और पाकिस्तान जो है वो उसकी बात हमने मान ली, हमने सीज फायर कर दिया। भाई, देश जानना चाहता है वो 4 आतंकवादी कहां हैं, ये इस पूरी इंटेलिजेंस फेलियर का जिम्मेदार कौन है? रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जो संसद में बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पीओ को लेकर आएंगे और हम जान दे देंगे पीओ के लिए, आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भाग रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है हमने घुटने टेक दिए हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 71 का बदला ले लिया हमने। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लोग कांग्रेस से लड़ते घूम रहे हैं। अभी बयानों पर तो मत जाइए ना सर, ये तो देश देख रहा है सर कि किसने किसको घुटनों पर लाया, तो हमने देखा ना सर, आपने हमने हम सब ने देखा हमारी सेना के शौर्य को और कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आए सर, ये तो हम सब ने देखा। मैं सर आलोक जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि साहब हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध, आप मुझे बताइए कि अपराध क्या हुआ इसमें, ये बताइए ना आप, इससे क्या हो सकता था? अपराध क्यों लग रहा है राहुल गांधी को? अपराध ये हुआ कि राहुल गांधी को नहीं, पूरे देश को लग रहा है और अपराध हुआ है। और अपराध ये हुआ है कि आपने उनको पहले प्री इंफॉर्मेशन देके अपने फौजियों को, अपने सैनिकों को, अपने एयरफोर्स के पायलट्स को खतरे में डाला, आपने उनको आगाह किया। ये सबसे बड़ा अपराध है और उसके ऊपर बीजेपी कांग्रेस से ही सवाल उल्टा पूछ रही है। दुर्भाग्य यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतनी बड़ी घटना घटी पहलगांव में और मोदी जी बिहार में वोट मांगते घूम रहे थे। अब भाषण दे रहे हैं, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। अब देश को यह भी नहीं पता इंडस वाटर टीटी अभी है नहीं है, पोस्टपोन है, कैंसिल है, वो तो स्टैंड बाई है, वो तो क्या है कि पूरे देश को नहीं पता। जो पहले फैसला लिया था वो तो सरकार की तरफ से बार-बार यही कहा जा रहा है कि वो सस्पेंडेड है। लेकिन आपने जो बात कही है सर, एक छोटा सा रिएक्शन पहले शाहज़ेब अल्मी का, उसके बाद में दोबारा बाकी मेहमानों का रुख कर लूंगी। रोमाना जी एक मिनट, रोमाना जी अच्छा सर 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। रोमाना जी एक मिनट, मुझे केवल ये बता दीजिए जी रोमाना जी, उसमें तीसरी पार्टी IMF भी था, वर्ल्ड बैंक भी था, क्या उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है? और ये कब तक सस्पेंडेड रहेगी, कैंसिल रहेगी, देश जानना चाहता है। पाकिस्तान ने शिमला समझौता कैंसिल कर दिया, शिमला समझौता अब है कि नहीं है, देश जानना चाहता है। ठीक। वो ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर व्यापार भारी पड़ा, इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती? देश के प्रधानमंत्री तो मीडिया से भागते हैं क्योंकि मीडिया उनका गुणगान करता रहता है, उनको विश्वगुरु वैसे ही बनाता रहता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए? क्या डिफेंस मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए? ठीक। क्या फॉरेन मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए? ठीक है।
ट्रंप कुछ भी कह के चले गए पिछले 10 दिन में, ठीक है। हमारी विदेश नीति जैसे ट्रंप ही चला रहे हो, ठीक है। और ये लोग कांग्रेस को कोसने पे लगे हुए हैं। ठीक है। पर दुर्भाग्य सर, यही है मंत्रालय की कि तरफ 4 से तो आतंकवादी कहां प्रवक्ता है किसी सामने को नहीं आते हैं, पता। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तो भारत सरकार का रुख साफ करते हैं ना, और वो ये बताते हैं कि किस तरीके से तो विदेश ऑपरेशन मंत्री को सिंदूर घर बैठा दीजिए, विदेश मंत्री किस लिए है फिर? अच्छा ठीक है, आपकी ये उम्मीद है कि विदेश मंत्री को हटा दीजिए ना आप फिर। विदेश मंत्री को किसने बैठा रखा है? मैं जवाब लूंगी सर, मैं जवाब लूंगी। अब मैं शाजिया के पास आ रही हूँ। शाजिया, मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है, लेकिन एक आपसे जरूर जवाब चाहूंगी। यहाँ पर जो आलोक शर्मा ने कहा कि साहब ये आगाह कर दिया था आपने, पहले इन्फॉर्म करा आपने, भले ही अच्छी नीयत से किया हो कि साहब आप उनको बताना चाह रहे हो, कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हो कि देखिए हम एक्शन करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए आ रहे हैं, ये जानकारी देकर जो आपने तो की जिम्मेदारीपूर्ण रवैया निभाने के लिए, आपने तो की मानवता का धर्म निभाने के लिए, लेकिन उससे आपने पाकिस्तान को आगाह कर दिया, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार, और क्योंकि पॉलिटिकल विल ही दर्शाती है, भारत में जो सैन्य शक्ति होती है उसकी पूरी जो लीडरशिप होती है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के साथ होती है, यानी कि प्रधानमंत्री के अधीन होती है, ये सब जानते हैं जी। अडिग, स्पष्ट और राष्ट्रहित, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। सही। तीसरी और ज़रूरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से भारतीय सरकार जिस भी पॉलिटिकल लीडरशिप के अधीन हो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो प्रधानमंत्री के अधीन होती है, जरा बताइए, नेताओं को जवाब दे। और तीसरा जरा आलोक जी, आप बोल रहे थे बीच में, आपको प्लीज किसी ने नहीं टोका, उनकी बात सुन लीजिए, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। एक एक करके कौन सी होती है जरा बताइए आलोक जी, प्लीज एक कौन लोग होते हैं उसमें? आलोक जी एक बता रही हूँ, आइए शाजी अपनी बात जो प्रधानमंत्री के अधीन नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है उसमें कौन कौन होते हैं? तो सब कुछ भी बोल के चले अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए सारे, मैं बता देती हूँ। बताइए कौन सी नेशनल एग्जीक्यूटिव बोल लीजिए, आपके और कोई सवाल है, बोलिए। मैं तो सीधा सवाल नहीं, आपके क्या क्या सवाल है बोलिए, मैं लिख लेती हूँ क्या क्या सवाल है आपके, बहुत सारे सवाल है। हाँ एक है, उसके अलावा क्या है? मेरा पहला सवाल, आपने कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव, मैं जवाब दे दूं? एक नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, कौन सी होती है? समझ गए। इसके दूसरा सवाल क्या है? सुन लिया मैंने, दूसरा सवाल क्या है? सुन लिया मैंने, दूसरा सवाल क्या है? सुन लिया मैंने, दूसरा सवाल क्या है? कि वो 4 आतंकवादी, सवाल आपका वो 4 आतंकवादी है कोई? हाँ, 4 आतंकवादी कहाँ है वो? 4 आतंकवादी वो कहाँ है? तीसरा सवाल क्या है? आज 1 महीने के करीब हो गया, 4 आतंकवादी कहाँ है? तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा सवाल यह है कि अब रमाना नहीं कर रही हैं आप, सवाल जवाब हो रहा है ना रमाना जी, आपकी इजाजत है ना? मंत्री को आपकी इजाजत है ना ऐसे सवाल लेने में? देखिए मैं तो नहीं चाहती हूँ कि आप लोग आपस में ये सवाल जवाब करें। आप ही ने जब कागज उठाया, आप ही ने जब पेन हाथ में पकड़ा तो मैं रुक गई, मुझे लगा आप एक्चुअली उनसे सवाल जवाब करना चाह रही हैं। अब जब वो लिस्ट लेकर बोल रहे तो मैं क्या लिस्ट बढ़ने लगी तो फिर आप मेरा नाम ले रही हैं। मैं तो पहले ही उनको टोक देती, मैं तो पहले ही उनको टोक रही थी। आलोक जी प्लीज जरा रुक जाइए, आलोक जी प्लीज जरा रुक जाइए, मैं तो पहले ही उनको रोक रही थी। आप ही ने बराबर से कागज लिया, आप ही ने कलम निकाला, आप ही फेरिस्त लेकर बैठ गई, आप ही उनसे अगले सवाल पूछ रही हैं, फिर आप रोमाना जी की बात कर रही हैं। शाजिया मैं तो पहले ही आ रही थी, उनको रोक रही थी। चलिए प्लीज जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए अपना। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैडम मुझे पता है मैं एंकर हूँ, मुझे पता है मैं एंकर हूँ और मैं उन्हें चुप करा रही थी जब आप ही ने इतना इंटरेस्ट दिखाया उनके सवाल जवाब देने के लिए। नो सॉरी, आपने 4 मिनट दोबारा आपके पास मैं आगे बढ़ रही हूँ। अनुराग भदौरिया के पास मैं दर्शकों को लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से हम रुक कर लेते हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजीव जी से ही ये समझते हैं हम। राजीव जी मुझे बताइए, ये जो पूरी की पूरी तस्वीर अब उभर रही है कि विदेश मंत्री कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान को हमने बता दिया था कि हम आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से पहले। इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो अपराध कर दिया आपने, कहीं ना कहीं अपनी जो सेना की सुरक्षा है उसके साथ समझौता कर लिया। इस पर आपका टेक क्या है राजीव रंजन जी? देखिए सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो फैक्ट चेक टीम है जी, उसने ये कहा है कि इस बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। अब दूसरी बात है, एस जयशंकर को तो पूरे देश को पता है कि एस जयशंकर की पृष्ठभूमि क्या है। एक इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर के तौर पर वो शिखर तक पहुँचे, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी 15 से 18 तक रहे, 19 से आज तक वो देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इसके पहले केवल पंडित नेहरू 17 वर्षों के प्रधानमंत्रित्व का जो उनका कार्यकाल था उस दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास था और उन्होंने सूझबूझ के साथ कूटनीति के अनेक मसले सुलझाए हैं। तो इस बयान के जिस तरीके से तोड़े मरोड़े किए जाने की स्थिति हो रही है,
मैं नहीं समझता हूं कि जयशंकर जैसे परिपक्व फॉर्मर डिप्लोमेट और एक जिम्मेदार राजनेता इस तरह की कोई भूल करेंगे जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। पर राजीव जी, आपने इतनी तो बात तोड़ तय है मरोड़ की बात करी है कि और ये आप तो कह रहे हैं कि ये अगर होगा तो इससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। पर यहाँ बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा ये जिम्मेदारीपूर्ण कदम था, हम तो पहले से बता रहे थे पाकिस्तान को। वो तो अभी आप ही के सामने वो ये बता रही थी, उन्होंने तो तोड़ना मरोड़ना कहीं पर प्रयोग नहीं किया। सर, ये आपका अपना नजरिया है क्या? जी, उन्होंने भी जो उन्होंने भी जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जो बातें पाकिस्तान को बताई गई जी, उस समय तक हमले हो गए थे, आतंकवादी ठिकानों पर हमले हो गए थे, और आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद अगर ये बात विदेश मंत्री ने ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को बताई, ठीक है, तो बिल्कुल साफ है हाँ, कि अभिप्राय स्पष्ट था कि आपको उकसावे में सैनिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये इसलिए कि हमने आपके सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं किया है, परफेक्ट, आपके रिहायशी इलाकों पर हमने हमला नहीं किया है, अब अनुराग हमने भदौरिया के हमला पास उन पर किया है आपने जिन्होंने बिल्कुल clarity दी, पहलगाम सर। और मुझे के लगता है जरा बेकसूर पीआईबी लोगों की को तरफ मौत से की भी घाट जो सुनाया। क्लैरिटी दी गई है वो दर्शकों को जाननी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जयशंकर साहब का ये बयान आता है जिसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से हमला बोला जाता है और फिर पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक किया जाता है ये कहते हुए कि साहब मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जयशंकर ने पहले जानकारी देने की बात नहीं थी। मैं अनुराग भदौरिया के पास चलती हूँ जरा, और अनुराग भदौरिया से हम ये समझते हैं, अनुराग, अब जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब पहले जानकारी नहीं दी थी, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब ये बातें कही गई, और ये तब बातें तो पब्लिक डोमेन में भी कही जा रही थी, तो फिर इसको लेकर ये सियासी वार पलटवार करना, इसका क्या मतलब है? अनुराग भदौरिया। देखिए रोमाना जी, आपकी ही डिबेट में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष कायर है और पाकिस्तान परस्त है, तो ये भी तो ठीक नहीं है। अपने ही देश के लोग आप पे अगर सवाल पूछते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए, तो आप उसको पाकिस्तान परस्त बोल देंगे, कायर बोल देंगे, तो फिर अपने जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश को, उनको क्या बोलेंगे आप? उसका भी डेफिनेशन बता दीजिएगा। फिर आपके जो एक मंत्री हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी, जो सैनिक बेटी है, जिसको आतंकवादी का बहन बोला, तो उसको आप क्या बोलेंगे वो भी बता दीजिएगा, उन शब्दों को भी बता दीजिएगा जो अभी भी मंत्री हैं, अभी तक हटाए नहीं गए हैं। और जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भाई सूफिया कुरैशी जी जैसे बहादुर हमारी सेना के अधिकारी है, उसको पाकिस्तान के आतंकवादी का बहन बता रहे थे, तो क्या आपने उनको मंत्री पद से हटाया? कोर्ट में अभी ये क्या बात मैं बोल रहा हूँ, वो पहली बार अपनी बात रख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, सबके जवाब एक साथ दे दीजिएगा, मैं पूरा समय आपको दूंगा। मुख्यमंत्री जी की तो अधिकार में है कि आप आलोक जी बोल रहे थे, आपने रोका नहीं उनको, मैं भी बोलूंगी, फिर आपको नोट करना, आप नोट कर लीजिए, मैं तो बोलूंगी, आलोक जी लगातार बोले मेरे बीच में, मैं तो सवालों के बीच में। भाई आलोक जी नहीं बोल रहे, प्लीज मेरे साथ लेकर आइए अनुराग भदौरिया को, ताकि वो अपनी बात रख सकें। उसके बाद आलोक जी बोल रहे थे, हमारे साथ बाकी गेस्ट भी है जो इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है राकेश सिन्हा जी के पास भी। अनुराग भदौरिया पॉइंट क्या है? अनुराग भदौरिया पॉइंट क्या रखना चाह रहे हैं? अनुराग भदौरिया पॉइंट क्या रखना चाह रहे हैं? प्लीज पॉइंट क्या रखना चाह रहे हैं? अरे आप बात ही नहीं है। देखिए रोमाना जी, अगर ऐसी डिबेट आपको करवानी है तो हम लोग को मत बुलाइए। अगर आपको तूतू में कराना, अगर हम बात रखना चाहते बीच में बीजेपी पर वक्त, मैं तो नहीं बोला ना किसी के, तो आपने डबल विंडो क्यों कर दी? आपको भी आनंद आ रहा है तो बता दीजिए कि आपको आनंद आ रहा है विपक्ष को गाली दिलवाने में। अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिए ना, इतनी देर बाद विंडो हटवा दिया है ताकि आप अपनी बात रख सकें। आपके पास शायद डिलेड आउटपुट आ रहा है सर, पहले तो मैं बात उसी कह रहा था को रोकने के लिए मैं आपको अपने साथ लेकर आई हूँ सर। मेरा कोई मकसद नहीं है कि फालतू की टीआरपी बटोरने के लिए, मैं यहाँ पर मुर्गे लड़ाने के लिए नहीं बैठती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पॉइंट की बात रखें। प्लीज पॉइंट क्या है रख दीजिए सर। आप मुझे अरे बोल तो लो जी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से सूफिया कुरैशी जी के बारे में बयान दिया था, आतंकवादी की बहन बोला था, तो उसको क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी में, पूछना चाहता हूं ना। ठीक है। जिस तरह से इनके जो एक डिप्टी सीएम बिहार में वो कहते हैं कि हम तो आतंकवादी एक सपूत शहीद हो गया, हमारा एक वहां पे आतंकवादी के द्वारा एक हमारा सपूत जो शहीद हुआ बिहार का, तो उसके अंतिम दर्शन में नहीं पहुंच पाए, तो उसको क्या कहेंगे ये बता दें। तो हम इनसे सवाल अगर पूछेंगे तो बहुत सारे तिरंगा से, इनके राजस्थान के एक विधायक जी तिरंगा से पसीना पूछ रहे थे, उनको क्या बोलेंगे ये। तो हम किसी भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश की रूलिंग सरकार है और उसमें बैठे हुए मंत्री
भी देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, जी। एक सम्मानित पद पे बैठे हैं। ठीक है। हम उनको अगर कायर शब्द का इस्तेमाल करें तो ये ठीक नहीं लगता है। ठीक है। और मैं बोलूंगा तो हमारा कॉन्सेंस अलाउ भी नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से विपक्ष को कायर बोल देगी, पाकिस्तान परस्त बोल देगी, तो भाषा शैली से ही पता चलता है कि कितने फ्रस्ट्रेटेड है। इनके इसके मतलब इनके अंदर चोर है। तो ये चोर तभी तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम तो नहीं बोलना चाहते, हम क्यों बोलेंगे भाई? हमारे मंत्री हैं और हम मंत्री को कायर बोल दें या मंत्री को पाकिस्तानी परस्त बोल दें, क्यों बोलेंगे भाई? अगर अपने ही मंत्री को हम गाली देने लगेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? भाई राष्ट्र का कोई मंत्री है तो राष्ट्र का है ना, हम सवाल जवाब पूछेंगे। लेकिन कायर, पाकिस्तान परस्त, फलाना ढिमका, ये जो बीजेपी हमेशा विपक्ष पे आरोप लगाती है, ये जो परंपरा ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं होती, लोकतांत्रिक भाषा नहीं होती है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे पाकिस्तानी परस्त बोल देंगे, कायर बोल देंगे। ये जो भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी अपनाई है भारतीय विपक्ष को दबाने की, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारे पास 20 सवाल होते हैं पूछने के लिए। हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई विदेश मंत्री ने एक जो बात कही है, उस बात में क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, आप जवाब दीजिए उसको। जवाब देने के बजाय आप विपक्ष को ही टारगेट कर लेते हो कि कायर है, पाकिस्तान परस्त है। इसका क्या मतलब है, मैं पूछना चाहता हूं। ठीक। मंत्री ने बोली, अब मैं राकेश सिन्हा जी को ले आइए जरा मेरे साथ स्क्रीन पर। सबकी एक एक बार बात रख ली जाए, उसके बाद दोबारा आप लोगों के पास आऊंगी और फिर काउंटर कीजिएगा, ठीक है? हमारे साथ अभी राकेश सिन्हा जी हैं, उनके पास मैं लेकर चल रही हूँ आपको। राकेश सिन्हा जी, आपने देखा किस तरीके का यहाँ पर आर पार सा ये नजारा देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर देश को बड़ा संदेश देना था, जो सेना ने दिया भी। देश पूरा मजबूती के साथ एकजुट रहा, लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है तो साफ तौर पर राजनीति हो रही है सर। और अगर विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, विपक्ष को भी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से विपक्ष कह रहा है कि साहब अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दो। विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो सीधे सीधे पाकिस्तान परस्त हो गए, ये कायर हो गए। ये सर संवाद का स्तर इतना गिर क्यों रहा है? हम सवालों से बच रहे हैं क्या? क्या कुछ छुपा रहे हैं हम? नहीं, संवाद का स्तर तो पूरी भारतीय राजनीति में गिरी हुई है, उस पर मैं विमर्श नहीं करूंगा जी। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जी, कि पूरी दुनिया में आतंकवाद एक समस्या है और यूनाइटेड नेशन इस बात को बार बार रख रहा है। सही। दुनिया का कोई देश नहीं है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, किसी न किसी रूप में आतंकवाद से प्रभावित है। इस ऑपरेशन सिंदूर का क्या महत्व है, इसको हमें और हमारी पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। 9/11 की एक घटना हुई थी अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका ने ताकत का प्रयोग करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा था और भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवादियों को मारा। दोनों में क्या बुनियादी अंतर है? यह बुनियादी अंतर नरेंद्र मोदी जी की उस दृष्टि को दिखाता है, जो दृष्टि आज पूरे दुनिया में आतंकवाद के रोकने पर, आतंकवाद को परास्त करने के विमर्श को बदल देगा। देखिए, अमेरिका ने ताकत का तर्क दिखाया, हमारे पास ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत ने तर्क की ताकत से आतंकवाद को मारा कि हमारा उद्देश्य था कि आतंकवाद को ध्वस्त करना, और ध्वस्त करने में विचार और व्यवहार दोनों में हमने समानता रखी। इसीलिए पाकिस्तान को आगाह किया गया कि हम तुम्हारे संप्रभुता पर नहीं, हम तुम्हारी संप्रभुता को समाप्त करने के नहीं, तुम्हारे सिविलियन को, सिविल अड्डे को समाप्त करने नहीं, हम आतंकवाद की इस फैक्ट्री को समाप्त करने पुरुषार्थ की तरह आ रहे हैं। डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में घोषणा की और डंके की चोट पर हमने उसे बताकर, उसके घर में जाकर हमने आतंकवादियों को मारा। ये दोनों में अंतर है, 9/11 में और ऑपरेशन सिंदूर में अंतर है। यह एक तर्क के साथ गए कि दुनिया के लिए आतंकवाद खतरनाक है, और आतंकवाद को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से भारत में पहले जो कार्रवाई हुई और अब की कार्रवाई में एक अंतर समझिए। पहले हम डेटरेंस का मतलब होता है रोकने के लिए करते थे, हर आतंकवादी घटना को हम स्थानीयता की नज़र से देखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही, जो आर्मी ने, हमारी कुशल आर्मी ने, हमारे देशभक्त आर्मी ने जिसको लागू किया। राकेश सर, आप ये कह रहे हैं सर कि जिस बयान को लेकर मैं यहाँ चर्चा करने के लिए बैठी भी हूँ, उस बयान के परिप्रेक्ष्य में आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने कहकर मारा, इसे इस संदर्भ में समझना चाहिए, ये मजबूत हिंदुस्तान है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। एक तो डेटरेंस से आगे बढ़े। डेटरेंस का मतलब होता है जो अंतर्राष्ट्रीय ये सुरक्षा में लागू होता है। डेटरेंस मैंने किसी चीज़ को रोकने के लिए, भविष्य में नहीं हो। ये डेटरेंस के आगे मोदी जी बढ़ गए कि हम डेटरेंस ने, हम आतंकवाद को जड़ मूल से मिटा देंगे, और इसलिए उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर कोई समय सीमा में बंधा ऑपरेशन नहीं है, कोई स्थानीय घटना से बंधा ऑपरेशन नहीं है, और दुनिया को एक मैसेज दिया
कि किसी भी जगह पर यदि आतंकवादी हमला होता है तो हमला करने वाले देश को युद्ध देश की के तरह खिलाफ देखा युद्ध जाए। माना जाए। यह सही। एक जो कहते हैं किताब का प्राकथन है। ठीक है। हाँ, एक दूसरी बात मैं इसमें इसको पूरा कर दूं। जी। देखिए एक ऑपरेशन सिंदूर की क्या उपलब्धि हुई। पहली उपलब्धि हुई कि पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारत की एक ताकत है। आज जो बड़े दुनिया के राष्ट्र हैं, ताकत है, लेकिन राहुल गांधी जो चलने की तरह हैं, कांग्रेस पार्टी चलने की तरह है, पूरा कश्मीर को हिंदू मुक्त कर दिया गया। पूरे कश्मीर को सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को जब मार भगाया गया और आतंकवादियों को मानवाधिकार से महामंडित किया जाता था, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? और राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव पर सवाल पूछ रहे थे। इसलिए साजिया ने ठीक कहा, यहाँ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नेतृत्व है, उस नेतृत्व में कैबिनेट के फैसले होते हैं, वो कम्युनिकेट होता है। पहले तो पता ही नहीं था कि सोनिया जी फैसला करते हैं कि मनमोहन सिंह जी फैसला करते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार समिति क्या था? ये सुपर कैबिनेट की तरह काम कर रहा था। एक और जो आप शिमला समझौते की बात कर रहे हैं, आलोक जी उत्तर दीजिए कि इंदिरा गांधी जी ने शिमला समझौते में जो लगभग 8000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की सेना ने जमीन जब्त कर ली थी, वो तो जेनेवा पैक्ट के अंदर नहीं आता था। आर्मी जो सरेंडर किया उसको लौटाना जेनेवा पैक्ट के अंदर था, हमने साइन किया था, वो हमारी बाध्यता थी और हमने ऐसा किया है। लेकिन वो 8500 किलोमीटर जमीन हमने क्यों लौटाई? क्या पाकिस्तान से हमने शर्त क्यों नहीं रखी? क्या बाध्यता थी आपकी? किसके दबाव में कांग्रेस पार्टी ने शिमला समझौता में यह बिना शर्त का जमीन लौटा दी थी? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौते में तब कैबिनेट से क्यों नहीं पूछा गया? और एक बात मैं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी उन सभी चीजों को जब हम रसिया से खरीदते थे, तब रफेल जब हम खरीदते तब सवाल पर सवाल करके जा रहे थे। ठीक है सर। और ये सवाल के प्रवचन नहीं है आलोक जी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कांग्रेस पार्टी का व्यवहार देशभक्त के तरह व्यवहार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अनुमान लगाती थी कि भारतीय देश बड़ी बात कही है विदेश मंत्री का बयान, और उस बयान को लेकर आपने लब्बो-लुबाब ये निकाला बात का कि साहब हमारी ताकत है, हमें मैसेजिंग करनी थी तो हमने कहकर मारा। अनवर पाशा, हमने कहकर मारा और ऐसा मारा कि पाकिस्तान घुटनों पर आया, तो फिर इस पे दिक्कत क्या है? अनवर पाशा जी। रोमाना जी, देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। अभी जो हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया कि हमने उनको बता करके पहले ही, उसके बाद हमने हमला किया, ये बड़ा यूनिक सिचुएशन है। आतंकवादियों ने क्या हमसे अनुमति लेकर के हमारे पुलवामा में और हमारे पहलगाम में हम पर अटैक किया था? हमसे अनुमति लेकर किया था? क्या सरकार को बताकर हमला किया था? आतंकवादियों को अगर आप पहले बता देंगे, आतंकवादियों को पोसने वाले कुव्वत को, पाकिस्तान को पहले बता देंगे कि हम अटैक करने जा रहे हैं, तो कौन वहां बैठा रहेगा अपने उस ट्रेनिंग सेंटर में? ये एक तरह से आतंकवादियों के हित में ये काम किया है कि उनको पहले बता दिया ताकि वो पहले सुरक्षा अपनी कर लें, पहले पहुंच जाए सुरक्षा अपनी, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। ये बहुत ही शर्मनाक है। 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ पहलगाम में, जाहिर है कि बहुत ही जघन्य एक तरह से हत्या थी, पूरा देश स्तब्ध था, आज भी स्तब्ध है। उस वक्त से लेकर के पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। भाजपा उसको हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी, लेकिन पूरे देश ने उसको नकारते हुए एकजुटता दिखाई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाकिस्तान के खिलाफ लोग खड़े थे, आतंकवादियों के खिलाफ खड़े थे कि एक्शन लिया जाए। और हमारा देश ये कहता है कि हम पहले बताएंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे, आतंकवादियों को उसके बाद मारेंगे। ये अजीब सी स्थिति है, अजीब सी पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी के कभी पहले थी? वो कह रहे हैं कि हम भारत को हमने, ठीक है, हमारा पराक्रम है, हमारे फौज का, हमारी सेना का पराक्रम है, उसको सलाम, उसको नमन। लेकिन अभी राकेश जी जो कह रहे थे कि भारत को ने दिखा दिया कि विश्व को हम बड़ी ताकत हैं। अरे भाई, बड़ी ताकत तो हमने बहुत पहले दिखा दिया था, 1971 में दिखा दिया था। पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हमने जिस तरह से सेना के मनोबल को गिराया है और अचानक हमने सीज फायर कर दिया अपने आका अमेरिका के कहने पर, ये क्या मैसेज दिया हमने दुनिया को? किस तरह की पॉलिसी हम अपनाए हुए इस वक्त? हमारी ये ढुलमुल पॉलिसी जाहिर है कि न तो आतंकवाद को खत्म कर सकती है और न पाकिस्तान को कोई सबक सिखा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं निकाल रहे हैं क्या? आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा में नाक पोंछ रहे हैं, तिरंगा से अपमान कर रहे हैं तिरंगा का। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सेना का अपमान कर रहे हैं, उस बहादुर वीरांगना का अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सेना जो है मोदी जी के चरणों में बिछी हुई है। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग? किस तरह का मनोबल हमारे देश के सेना का बढ़ा रहे हैं? ये किस तरह से हमारे देश को विश्व में विश्व गुरु बना रहे हैं? ठीक है, हम मैं जवाब अमेरिका के कहने पर झुक जाते हैं, सीज फायर कर लेते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमने पहले बता दिया था, उसके बाद हमने अटैक किया। ठीक है, अजीब तरह की सिचुएशन पैदा हो गई। शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया, आपने सवाल सुन लिए, बहुत सारे सवाल हैं। कहकर मारा या फिर कहकर आगाह करके बड़े आतंकवादियों को बचने का मौका दे दिया? शाजिया। रुमाना जी,
रोमाना जी, 3 आपके प्रवक्ता हैं, आरजेडी से, कांग्रेस से और सपा से। तीनों के सवाल जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारी सरकार से हैं, नरेंद्र मोदी जी पर हैं और विदेश मंत्री पर हैं। मैं तीनों का जो सवाल पूछा गया है उनका जवाब देना चाहूँगी। मैं आपको 11 मई राजीव गई, जो कि डीजीएमओ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने कहा, इवन दो, ये 11 मई का रजिस्टर्ड बयान है जो बाकायदा दुनिया ने सुना है, देश ने सुना है, इवन दो वी डिड अटेम्प्ट टू रीच आउट एंड कम्युनिकेट आवर कंपल्शंस, जो हमारी मजबूरी है हिट करने के लिए, क्योंकि आप भी जानती हो रोमाना, ऐसा कोई जीव या जंतु या परिंदा या पक्षी नहीं होगा जिसे पता नहीं होगा कि पहलगांव के बाद भारत जो है पलटवार नहीं करेगा। वो आप भी जानती हो और वो मैं भी जानती हूँ। अच्छा, तो इसमें उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने बाकायदा इसमें कहा, जब हमने ये कहा तो माय काउंटर पार्ट रिफ्यूज्ड, जब हमने उनको बताया कि देखिए ये होगा और आतंकवादियों पर ही अटैक होगा, जब हमने उनको ये कम्युनिकेट किया डीजीएमओ टू डीजीएमओ जिम्मेदारी के तहत कि किसी और को नुकसान नहीं होगा, आपकी तरह हम लोग नहीं है कि सिविलियंस को मारेंगे, उन्होंने उस बात को तस्दीक नहीं किया। When we communicated this, with the request was brusquely turned down, उन्होंने नकारा उसको, with an intimation that a severe response was inevitable, उन्होंने हमको धमकाया। और यही बात जयशंकर जी ने कही है, और वो बात तब भी कही और अब भी कही है, और प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि जब जब आप ऐसा करेंगे हम अटैक करेंगे, लेकिन हम आतंकवाद के जड़ तक जाएंगे, हम कभी भी सिविलियंस को नहीं मारेंगे, ये कहा गया है, एक बार नहीं और ऑनगोइंग है। नहीं, दूसरा सवाल अब सुनिए, एक होता है एग्जीक्यूटिव देश में, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक जुडिशरी होता है। आप देश का संविधान पढ़ेंगी तो सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि यूएस में है, यूएस में तो वाकई वो है, लेकिन इंडिया में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। इसीलिए जब आप बात करती हैं चीन की तो माफ़ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू की बात करती हैं, जब बांग्लादेश के 2 फाड़ने की बात कर रहे थे तो इंदिरा गांधी की बात होती है, और जाहिर सी बात है जब भी बात होगी 99 की तो मनमोहन सिंह जी को हम लोग हाथ लेंगे, और वैसे ही हम लोग अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की। समझ गए भाई साहब, बहुत बुनियादी सिविक्स है ये। तीसरी और बहुत जरूरी बात सुनिए, चुप रहिए आप, तीसरी और बहुत जरूरी बात, अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि भारत का विदेश मंत्री बार कह रहा है कि हम लोग सिर्फ आतंकवादियों को अटैक करेंगे और पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमारा टारगेट सिविलियन है, सिविलियन नहीं है जी, नहीं और सिर्फ टेररिस्ट है, तो ये हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाने का है। सिर्फ टेररिस्ट पर हमारा निशाना है, हमारा सिविलियन पर नहीं है निशाना, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये है इसका मतलब, आप उसको भी निकाल कर, और सुनिए एक और बात कही गई कि हमने क्या कर लिया था 71 में। भाई साहब पता है 71 में क्या हुआ था? अमेरिका की सेना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल तक आ गई थी। OIC का नाम सुना है? सारे देश अगेंस्ट थे, सिर्फ एक तुर्की और अजरबैजान के अलावा। पूरा की पूरा ईरान, पूरा की पूरा सऊदी, पूरा सुन्नी दुनिया, पूरी शिया दुनिया हमारे खिलाफ थी। अब क्या हुआ भाई साहब, सिवाय तुर्की के और अजरबैजान के क्या हुआ? अमेरिका ने तो 7th फ्लीट भेज दिया, 7th फ्लीट आ गई थी, नजारा था, आप पाशा साहब थी, पूरा विदेश आपको आराम से सुना, कुछ और कह रही हूँ। नहीं पाशा साहब को प्लीज स्क्रीन से हटाइए। शाहजियाल भी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद मैं बारी बारी सबके पास जा रही हूँ, मुझे आलोक शर्मा के पास जाना है इसके बाद। ठीक है शाहजियाल में 71 के अंदर तो 2 टुकड़े हुए थे। अनवर पाशा जी, ठीक है शाहजियाल अपनी बात पूरी कीजिए, आखिरी बात जी, जिससे आखिरी बात जी जल्दी से बहुत जल्दी से, मैं बोल रही, बीच में बोले थे, नहीं तो मैं खत्म कर लेती। उस वक्त सोचिए पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमारे खिलाफ था, यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ था, पर खच्चे उड़ गए थे सिवाय सोवियत यूनियन के। 7th फ्लीट आ गई थी, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कहा, उस पर ही मजाक बना भारत का, आप लोग ना, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प वापस उस पर गए। 4 days बैक ही सेड समथिंग एल्स, यूनाइटेड नेशंस में क्या पर खच्चे उड़ाए गए, और सुनिए 107 देश हमारे साथ खड़े थे, बिल्कुल पूरा 1971 के अंदर हमारे साथ गिने चुने मुल्क थे, और अमेरिका कितनी मुखालफत कर रहा था, कितना विरोध कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। बिल्कुल सही फैक्ट यहाँ पर शाहजियाल की तरफ से देश के सामने रखा जा रहा है। अब मैं आलोक शर्मा के पास चलती हूँ, और जरा आलोक जी से हम इस बात को जानते हैं कि आलोक जी, लेकिन मुझे बताइए ना, फिर इसमें क्या गलत हो गया भाई? हमने कहकर मारा हमने, और पूरी जिम्मेदारी हमने निभाई कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डे नेस्तो नाबूद करेंगे, और उसमें कुछ नया तो हमने कहा नहीं है। लेकिन ये तो सोचा भी नहीं होगा ना, पाकिस्तान के वहमो गुमा में वो कहते हैं ना, ये होगा भी नहीं कि इस बार सिर्फ LOC के पार एक्शन नहीं होगा। इस बार एक्शन क्या हुआ?
इस बार एक्शन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हुआ। इस बार एक्शन पाकिस्तान के दिल पंजाब प्रांत में हुआ। मुरीद के बहावलपुर, कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि वहां पर जो आतंकवाद के अड्डे हैं हिजबुल और लश्कर के, वो तहस नहस हो जाएंगे। आलोक जी, फिर डीजीएमओ का फोन आ गया, फिर हमने पाकिस्तान की मानवता को और पाकिस्तान की संप्रभुता को देखते हुए हमने युद्ध रोक दिया। कोई कह रहा युद्ध हुआ था, कोई कह रहा युद्ध नहीं हुआ था। मतलब गजब, इतना मतलब पूरे देश को कंफ्यूज करके रख रखा है। अरे भाई, आप केवल ये बता दीजिए, आप दुश्मन को पहले ही बता रहे हैं कि हम आपके ये 10 ठिकाने हैं, ये आतंकवादी ठिकाने हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। मतलब पाकिस्तान तो आतंकवाद चाहता ही नहीं है, पाकिस्तान तो खुद ही चाहता था आतंकवाद मर जाए। ये भारत सरकार की सोच है, उसका इंटेलिजेंस लेवल है। ये तो सर अब आपने, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला शाजिया जी, प्लीज चुप रहिए। शाजिया नहीं सर, रोमाना बोल रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने कहा कि हमने पहले ही बता दिया कि 10 ठिकाने हैं, मतलब सर अब ये तो ऐसा लग रहा है कोई किस्सा शुरू हो गया यहाँ पर। आप ही बोल लीजिए ना, 2 लोग आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है। नहीं सर, प्लीज आपको बुलाया, आप अपनी बात रखिए। सारी जिम्मेवारी विपक्ष की है, विपक्ष चुप हो जाता है। मेरे साथ आइए प्लीज। आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते हैं। रोमाना जी, आलोक जी आइए। पूरा हिंदुस्तान के मीडिया ने तो, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7-10 शहर कब्जा दिए थे। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूं तो आप मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए थे। मत जाइए उस पर, मैं वापस आता हूं मुद्दे पर। देखिए, गैर जिम्मेदाराना काम हुआ, दुश्मन को आगाह कर देना देशद्रोह जैसा काम है, और ये एस जयशंकर जी एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, और कोई उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने उनको आगाह किया। आप बताइए कहा कि नहीं कहा? उन्होंने पहले चीन पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन्होंने कहा था चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो राकेश जी, हमारे सीधे सवाल है, एक फेल सरकार से, एक कमजोर, अरे भाई सुनिए ना भाई, राकेश जी तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। राकेश जी तो कह गए कश्मीरी पंडित हमारे टाइम में वापस आ गए, आपने रोका नहीं। किसकी सरकार थी केंद्र में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए? और 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? आप एक बार सवाल पूछ लेते। लेकिन दिक्कत है, एक शहर आपने भी कब्जा रखा होगा पाकिस्तान का। वापस आता हूं, देखिए जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान की है। सुन रहे हैं, उन्होंने लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट आपके सामने रखी थी। 1971 में वो जमीन का लेकर भी सवाल उन्होंने पूछा था, शिमला एग्रीमेंट। राकेश जी हैं सर? उत्तर तो देने दीजिए जी, उत्तर तो दे देने दीजिए। 71 में सबसे पहला काम यह था कि बांग्लादेश को एक अलग देश पाकिस्तान भी माने। सबसे पहला काम था ये, यूएन भी माने और पूरा विश्व माने। सबसे पहले इंदिरा जी ने वो काम कराया। आज के ये टटूरे भटूरे सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके इंदिरा जी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंदिरा गांधी, जिनको हिंदी में लिखना नहीं आता, वो सवाल उठाते हैं। 71 में हमारी क्या अवस्था थी? हमारे पास कुछ नहीं था, इकोनॉमी के एंगल से भी, डिफेंस के एंगल से भी। आज 60 साल हम आगे आ गए हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, पूरे सैकड़ों देश घूम लिए, पूरी विदेश नीति फेल हो गई, एक पड़ोसी आपके साथ नहीं खड़ा था। अमेरिका आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे बच्चे हैं हम। लेट्स कम ऑन द टेबल, लेट्स डू द बिजनेस, ये लैंग्वेज है उसकी। आधा घंटे के संबोधन में मोदी जी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए। अमेरिका ने टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हम कह रहे हैं साहब हम तो मानवता के आधार पर, संप्रभुता के आधार पर, रोज कहते थे पीओ को कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। ले लो भाई, किसने मना किया है? यूएसए ने आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगले दिन पैसा दिलवाया पाकिस्तान को, तीसरे दिन युद्ध से बचाया, और माई डियर डोनाल्ड ट्रंप हो रहा है, माई डियर फ्रेंड नमस्ते ट्रंप हो रहा था। मुझे लगता है कि विदेश नीति बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है। विदेश नीति हो चाहे सरकार की डिफेंस नीति हो, कोई स्पष्टीकरण नहीं। ठीक है, 26 जाने चली गई, कोई जिम्मेदार नहीं। ठीक है, मैं जवाब कौन जिम्मेदार है जरा बता दीजिए मुझे। राजीव रंजन जी, किसी ने एक इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेवारी ली? राजीव रंजन जी। दूसरी मैं कहूंगा, पुलवामा की आज तक रिपोर्ट आ गई क्या? पुलवामा के लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस पार्टी के ये सवाल हैं, और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि साहब ये जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सेना का मनोबल गिराने का काम किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट एक तरीके से पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया। यूएनएससी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है वहां पर जिस तरीके का प्रस्ताव आता है, और आईएमएफ पैसा भी रिलीज कर देता है। इसको लेकर भारत की विदेश नीति और उस पर विपक्ष के ये सवाल। राजीव जी।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे हैरानी है जी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के किस्से पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। हर भारतीय को अभिमान है कि भारतीय सेना ने वो काम कर दिखाया जिसकी उस समय राजीव जी, सेना के जो ऊपर कोई हालात सवाल थे नहीं उठा उसके रहा। जिस तरह से आप उत्तर गंभीर दीजिए, क्या आगाह करना वातावरण ठीक था, हाँ या गलत? अरे आलोक जी, ठीक है सीधा आप ही सवाल बोल है, लीजिए। सीधा जवाब दीजिए ना। नहीं, नहीं, आलोक जी, आपकी प्लीज, दूसरे आपको नंबर की बीच में पार्टी भाई, है, आप बोल बार-बार लीजिए। प्लीज सेना मेरे के साथ पीछे राजीव जी बोल को ले लीजिए, आइए, आप ही मेरे बोल साथ लीजिए। राजीव जी को ले आइए। आप पूरी लोगों का सरकार पेट सेना नहीं के भरता पीछे है। छिप मेरे जाती साथ राजीव जी को ये प्लीज पेट स्क्रीन पर नहीं ले आइए। भरता है, आलोक जी। राजीव जी आ जाइए प्लीज, आप ही हैं आप स्क्रीन पर सर, आपको मैं पूरा समय दे रही हूँ, लेकिन हाँ मुद्दा सर भटके ना, इसका ध्यान रखिएगा। सवाल सेना का नहीं है सर, सवाल देश की विदेश नीति को लेकर यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है। आइए। आप मेरे पिछले सेगमेंट में जो भी आपने सुना है जी सर, उसमें कोई भी गैर जरूरी बात आप बता दीजिए कि मैंने कुछ कहा हो। बिल्कुल। बाकी प्रवक्ताओं की बातें क्या हुई है वो भी मैं सुन रहा हूँ कि इतनी जरूरी बातें वो कर रहे हैं, सही, सिवाय इसके लिए कि वो हिंदुस्तान में एक अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो घरेलू राजनीति में पाकिस्तान को भी इन्होंने शामिल कर लिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आमतौर पर मैं ऐसी टिप्पणियां नहीं करता हूं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान जैसा राजनेता जो लगातार फौज के खिलाफ और वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा है और जेल में है, उसने भी पाकिस्तान की सेना की हौसला अफजाई की है और वहां देश के साथ खड़े होने की बात की है। लेकिन हिंदुस्तान में जबकि वो पिटा है, आपने तो सर बड़ा आरोप लगा दिया। अब तो अनुराग भदौरिया को लेकर आना पड़ेगा। इसके बाद भी वहां अनुराग भदौरिया को ले आइए जरा जल्दी से। अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि सर घरेलू राजनीति में पाकिस्तान का इस्तेमाल। 30 सेकंड खत्म करने दीजिए। जी जी सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। जी सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जयशंकर जैसे राजनेताओं पर आप सवाल खड़े करते हैं, उनके डिप्लोमेसी को लेकर के, उनके अनुभव को लेकर के जब आप सवाल खड़े करते हैं तो मुझे आपके दिवालियेपन पर भी हैरानी होती है। ओके सर, आइए अनुराग भदौरिया, अब आप आ जाइए। घरेलू राजनीति में पाकिस्तान का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। जी जी मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराती है। अब बताइए, हर बात में विपक्ष दोषी हो जाता है। जब हम सवाल उठा रहे थे 26 लोगों की, हमारे जो लोगों को जो आतंकवादी दरिंदे आए थे, हमारे लोगों को, हमारी बहन को विधवा करके गए ना, हमने सवाल उठाया, तब भी ये पुरानी घटना करके विपक्ष, हर बात में विपक्ष को जिम्मेदार क्यों ठहराते? भैया आप अपनी जिम्मेदारी, सरकार में हैं आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को आगे ले जाने की बात करो, देश को न्याय दिलाने की बात करो। देश के साथ अन्याय हो रहा है, आप जब आप सेना की बात करते, हमने कहा सेना के शौर्य पे हमें सबको घमंड है, प्राउड है, हम सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं जी। आपने पहली मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में बोल दिया गया था कि आपको जो कार्रवाई करनी कीजिए, हम आपके साथ डट के खड़े हैं। फिर विपक्ष पे क्यों आप बार बार टूट पड़ते, मुझे समझ में नहीं आता। जब आपके साथ पूरी तरह विपक्ष खड़ा है, विपक्ष आपके साथ पूरी तरह सहयोग दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, फिर विपक्ष दोषी कहां से हो जाता है? और मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि सरकार आप विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेकर चलिए ना। अरे जो कार्रवाई होती है, विपक्ष की मीटिंग बुला लीजिए करके बीच बीच में, विपक्ष अगर एक साथ बैठ के अगर आपस में बात हो जाएगी तो कोई अच्छा विपक्ष तो कोई अच्छा ही सजेशन देगा ना, राष्ट्र के भले की बात करेगा ना। विपक्ष तो हमेशा राष्ट्र के भले की बात करता है, तो आप विपक्ष को अपने साथ लेके क्यों नहीं चलना चाहते? विपक्ष की बात को आप क्यों नहीं सुनना चाहते? विपक्ष अगर कोई सवाल आपसे उठाता है तो उसका जवाब क्यों नहीं देते? अगर जवाब नहीं दिया जाता तो आप बुला के जवाब दे दीजिए। कायर और देशद्रोही करार दे दिया जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है आज की इस चर्चा में। कुल मिलाकर एक तरफ विपक्ष है अपने सवालों के साथ तैनात, दूसरी तरफ सरकार है विपक्ष के सवालों को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती हुई। इसी को लेकर ये सियासी आर-पार पर महादंगल आप देख रहे थे। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।